नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान ये मिस्ड कॉल क्यों कर रहा है। मिस्ड कॉल किसको? भारत को। पाकिस्तान बार बार गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है? जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान का नाम उसमें आया तो पाकिस्तान का पहला रिएक्शन जो हर बार होता है वो ये कि भारत झूठ बोल रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मतलब भारत ने अपने ऊपर खुद हमला कराया और पाकिस्तान को दोष दे रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने कहना शुरू किया कि आइए हम लोग मिलकर एक जॉइंट एक न्यूट्रल प्रोब करते हैं, एक न्यूट्रल जांच करते हैं। फिर वो न्यूट्रल जांच से आ गया कि आइए हम लोग जॉइंट प्रोब करते हैं, दोनों देश एक साथ मिलकर इसकी जांच कराते हैं। तो पाकिस्तान बार बार अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर रहा है? और इस सब के बीच खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब जितने बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं उनके जरिए, बैक चैनल मतलब और देशों को इस पूरे बीच में विवाद में डाल करके या उनका दबाव इस्तेमाल करके वो चाहता है कि भारत थोड़ा सा पीछे हटे ताकि उसके ऊपर दबाव कम हो। लेकिन ये पहले शायद काम कर जाता, लेकिन इस वक्त जो भारत के लोगों का और भारत की सरकार का रवैया है, लगता नहीं कि किसी भी देश का कोई दबाव अब काम करने जा रहा है। अब पाकिस्तान को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी और शायद ये पाकिस्तान में रियलाइजेशन है भी। पाकिस्तान में इस वक्त सेना जो हमेशा सत्ता में रहती है, उसके मुखिया हैं जनरल आसिम मुनीर, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनके बड़े भाई नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्ष पहले ना हटा दिया होता, डिसमिस कर दिया होता, तो हो सकता है शहबाज शरीफ की जगह यही प्रधानमंत्री होते। अब खबर यह भी है कि जब शहबाज शरीफ से नहीं संभल रहे हालात तो उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा कि आप भी कुछ मदद कीजिए। तो अब बड़े भाई साहब नवाज शरीफ वो भी दुनिया भर में अलग अलग देशों में अपने दोस्तों को फोन कर रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह नरेंद्र मोदी पर कुछ दबाव डाल करके, इंटरनेशनल प्रेशर को क्रिएट करके कहा जाए कि थोड़ी स्पेस दीजिए पाकिस्तान को। इसी सब पर हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान स्टूडियो में है, एयर मार्शल रवि कपूर साहब। सर, बहुत स्वागत आपका। सर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड रह चुके हैं और डिप्टी कमांडर इन चीफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। सीधे जितना न्यूक्लियर बम करता है पाकिस्तान, तो वो वाला डिपार्टमेंट सर अच्छे से देख चुके हैं भारत का। सर बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत आपका। और प्रदीप सिंह जी आज कुछ रोज के गैप के बाद हमारे साथ फिर। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका। सर मेरा पहला सवाल सर आपसे ये कि ये पाकिस्तान गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है इतना? पहले इसने फ्लैट डिनाइल किया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये भारत ने अपने ऊपर हमला खुद किया है। फिर उसके बाद अब अचानक जांच की मांग करने लगा। जो ये अटैक हुआ था उसके बाद इमीडिएटली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है तेज़ी से, उससे एक बात ये साफ हो गई थी कि इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है। और एक बार जब डायरेक्ट आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद ये भी आया कि उसमें 2 जो टेररिस्ट थे जो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं जी, वो दो पाकिस्तान आर्मी के हो सकते हैं, एसएसजी के हो सकते हैं। और अगर ये ऐसा है तो थोड़े ही समय में प्रूफ और आगे आएगा। दूसरा, जो लेटेस्ट मैंने इनपुट सुनी है वो ये कि इन लोगों ने अभी भी ये कांटेक्ट में है पाकिस्तान के, तो कुछ एनक्रिप्टेड रेडियोज ये यूज़ कर रहे हैं जी, जिनसे वो पाकिस्तान के कांटेक्ट में रह रहे हैं। तो जैसे जैसे एविडेंस बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि भाई अब आप है ना रेड हेरिंग या हुडविंक नहीं कर सकते इस देश को। और जैसे जैसे एविडेंस बढ़ता जाएगा वैसे ही इस देश को कॉन्फिडेंस ये आएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस है और जो सपोर्ट है वो जाएगी नहीं। एक ही चीज़ हो सकती है, जैसे समय जा रहा है कि बाकी देश पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में ये हो कि भाई अब समय जा रहा है, थोड़ा समय चला गया है, तो थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाइए आप। लेकिन जिस तरह का ये अटैक हुआ उसके बाद और जो हमने उरी के बाद किया और बालाकोट के बाद किया, वो देखते हुए और इस अटैक को देखते हुए वो आई थिंक हमारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उन्होंने इस पूरे सारे ही जो मेजर देश हैं
उनको ये क्लियर मैसेज दिया है कि इस बार थिंग्स कैन नॉट बी एज यूजुअल। सर वैसे कहते हैं आम बोलचाल में, अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना ले पहली बार तो शायद आप भोले थे, आपकी भलमन साथ थी। अगर वो आपको दूसरी बार बेवकूफ बना दे वही आदमी, तो आपकी गलती थी, भूल थी आपकी। और अगर वो आदमी आपको तीसरी बार भी बेवकूफ बना दे तो आप बेवकूफ हैं। तो भारत अब उस स्टेज पर आ चुका है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 26/11 का हमला हुआ, 26/11 के हमले के बाद हमने इनको 15 फाइलें उठा करके एविडेंस का दिया था, जिसको पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। जब हमारे पास पाकिस्तान का जिंदा आतंकवादी था अजमल आमिर कसाब, जिंदा आदमी, और उसको पाकिस्तान के लोगों ने ढूंढ निकाला था कि ये इसका घर है, ये इसका गांव है, ये इसकी माताजी, ये इसके पिताजी। पाकिस्तान तब भी नहीं माना था। अब वो पाकिस्तान, उसके बाद पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, सर को बड़े अच्छी तरीके से याद होगा। हमने सर उनके एफआईओ को बुलाया कि जो जॉइंट प्रोब है, आओ मिलकर जांच करते हैं। मोदी साहब तब ताज़ा उससे पहले जो है नवाज शरीफ साहब के घर भी जाके आए थे। तो उनको शायद भरोसा था कि इन लोगों से बात करके इनका मन बदला जा सकता है। मोदी साहब भारत लौटे, 1 हफ्ते के अंदर उसने पठानकोट एयरबेस पे हमला कर दिया। हमने उन लोगों को बुलाया, इवन आईएसआई आई। अब कितना दिखाया, कितना हमने अपना एयरबेस छुपाया, वो सर को ज्यादा पता होगा उन लोगों को, मगर कभी किसी जांच का पाकिस्तान में कोई सिरा वो पहुंचा ही नहीं, कभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो इस बार भारत सोच भी नहीं सकता कि हम पाकिस्तान की किसी ऐसी पेशकश को गंभीरता से लें। सर देखिए सौरभ, कैसी जांच, किसकी जांच, और पाकिस्तान कैसे, मतलब ऐसी बात भी आ सकती है। ये तो देखिए सौरभ, मैं भारत का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, भारत का जो स्तंभ है, फोर्थ स्तंभ मीडिया है, और जिसने भारत के लोगों में पैशन दे दिया है कि भाई कोई हमें जांच की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है पाकिस्तान ने किया है। और ये जो पीछे 7-8 दिन में जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे मीडिया ने, इसमें कोई हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस या कोई हमारी किसी एजेंसी नहीं सपोर्ट कर रही कि भी उन्होंने इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट किया। ये तो हमारे मीडिया ने, हमारे एंकर्स ने, हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और जो कंप्लीट कंट्री में जो माहौल बना है, पाकिस्तान का इस पर असर है। पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है कि अगर देश में इतना एंगर है, देश में एंगर था, पुलवामा के बाद भी था। पुलवामा में क्या था, एक लिमिटेड सेक्शन जो था वो कुछ चाहता था, लेकिन यहां तो जब पूरे देश में, मतलब जब आपने हमारे टूरिज्म पे, जब आपने 5 साल बाद जब इतनी वहां पे एक डेमोक्रेटिक सरकार चली, वहां माहौल अच्छा है, वहां कोई टेररिज्म नहीं था, और आपने एकदम से मतलब ये इतना भयानक अटैक किया, इसमें क्या हमें कोई किसी से पूछना है, कोई हमें कोई जस्टिस है, कोई कोर्ट ऑफ, आई मीन कोई ये तो है नहीं कि इंटरनेशनल कुछ देशों को बहाना मिल रहा है, जैसे चाइना है, उसको ये बहाना मिल रहा है कि जांच की मांग कर दो। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप एक निष्पक्ष जांच करो। देखिए, जितनी जैसे चाइना है, सीधे कोई पाकिस्तान का साथ दे नहीं, कोई नहीं, बट वो भी एक नहीं, वो सबकी एक टैक्टिक्स है, एक आई वुड से एक स्ट्रैटेजी है कि भाई किसी तरह से इस बात को टाला जाए, पाकिस्तान से ये किसी बात को टाला जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये आज के दिन अगर आप लोगों से पूछो, कभी बाहर फोन करो 2-4 लोगों से, किसी से बात करो, जैसे मैं अभी आते हुए किसी रशियन से बात कर रहा था, वो कह रहा था, मतलब उनके हिसाब से था कि आपकी सेना भी अब बिल्कुल तैयार है, मतलब आप भी, मतलब वो मेरा फ्रेंड है, कि आप लोग भी अब, हमने कहा हाँ पक्षेंगे नहीं, बिकॉज कॉज ऐसा है, कब तक माफ करोगे, क्या कोशिश नहीं की आपने पिछले 25-30 साल में, मुझे बताइए, आपने पॉलिटिकली ट्राई किया, उससे पॉलिटिकल डिप्लोमेसी स्टार्ट की, आपने डिप्लोमेसी कंप्लीट स्टार्ट की, आपने इकोनॉमी का, आपने बैक चैनल, आपने इंटेलेक्चुअल, ये आपने स्पोर्ट्स, क्या नहीं ट्राई किया पाकिस्तान के साथ आप। और अब तो ना आपके पास कुछ है, ना इकोनॉमिक रिलेशंस है ऐसे, ना आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ऐसे, और वाटर इज वन, वो जिसका असर पड़ेगा, 2-4 साल तक लगेगा उसको बिल्कुल सूखने में। बट मेरा मानना है कि अब जब हमारे पास, जब वो किसी बात से माना ही नहीं है, तो हमारे पास तो एक ही इलाज है। उसका इलाज क्या है बताइएगा? या तो भारत सफर करता रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान ये समझता है कि भारत का नागरिक कहता है कि हम नहीं सफर करेंगे, और अगर हमारी सरकार हमें अब भी इसका कोई रास्ता नहीं निकालेगी, तो हो सकता है हमारे लोग, हमारी डेमोक्रेसी है ना, हो सकता है हमारे लोग हमारी सरकार में ट्रस्ट छोड़ दें। तो क्या एक प्राइम मिनिस्टर जिसने एक ट्रस्ट बिल्ड किया, एक लीगेसी बिल्ड किया, क्या वो अपनी लीगेसी को इतनी जल्दी, मतलब अपना जो उनका कंप्लीट
वो उसको एकदम खोने देगा? सर एक पहलू इसका और है, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ है, कभी जंग के हालात बने या लिमिटेड वॉर भी हुई, जैसे कारगिल की लड़ाई हुई थी, इसके बाद पाकिस्तान की जो भी सिविलियन लीडरशिप रही है, जो प्रधानमंत्री रहा है, सबसे पहले उसका पत्ता कटा है। कारगिल के बाद नवाज शरीफ की कुर्सी गई। अभी मैं आपको बता रहा था, ये जो पठानकोट पर आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद पाकिस्तान में खबर आई थी, सर को याद होगा, कि उनके डॉन अखबार ने खबर छाप दी थी, प्रदीप जी, कि नवाज शरीफ ने बड़े सख्त लहजे में सीना से बात की है कि ऐसा नहीं होगा, आप मेरी पीठ पीछे कुछ भी नहीं कर सकते। और नवाज, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिलवा दिया सेना ने, दूसरी बार उनकी कुर्सी चली गई। 26/11 में इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑन पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया था कि ये आदमी हमारा है। अजमल आमिर कसाब पाकिस्तान का शहरी है, उनकी कुर्सी चली गई। आज भी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। इस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल है कि ये अपनी सेना पर कोई दबाव डाल सकें? देखिए, सेना पर दबाव डालने की स्थिति में पाकिस्तान में मुझे लगता है कोई नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है जिसकी पब्लिक में क्रेडिबिलिटी है, पॉलिटिकल कैपिटल है, तो इमरान खान, जो जेल में है। ये चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनकी आर्मी में तो छोड़िए, पब्लिक में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात पाकिस्तान के लिए इस समय यह है कि उसकी आर्मी की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान की किसी पुलिस पोस्ट में, थाने में घुसने की कोशिश कर रहे थे आर्मी के लोग। वो थाने के लोग पुलिस वाले कह रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कश्मीर बचाओ। तो उसमें ये भी वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे जनरल को बूट की नोक पे रखते हैं। हाँ, तो अब आप इससे समझिए कि क्या माहौल है। दूसरा, जो जनरल साहब कह रहे थे ना कि मीडिया ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये बिल्कुल सही बात है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा है वो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने। हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान। हर बार ये मांग जनता से उठती थी कि इस संधि को रद्द कीजिए, क्यों नहीं कर रहा है भारत। पाकिस्तान को मेरा मतलब अनुमान गलत भी हो सकता है, बिल्कुल अनुमान नहीं रहा होगा कि भारत ये कदम उठाएगा। वो एक सरप्राइज एलिमेंट था इस पूरे घटनाक्रम में जो 10-12 दिन का हुआ है। तो वो उनको उम्मीद नहीं रही होगी, और उनके लिए वो लाइफ लाइन है। उन पर आप कोई काइनेटिक एक्शन करें, उससे ज्यादा इंपैक्ट इसका होगा। काइनेटिक एक्शन का इंपैक्ट आर्मी पर ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग उठकर खड़े हो जाएं। अभी आप देखिए, सिंध में जो है ब्लॉकेट चल रहा है, वो हाईवे रोक रखा है। कोई 7,000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है, ट्रक जो है वो रुके हुए हैं, सामान ना आ रहा है, न जा रहा है। पाकिस्तान जो पंजाब, और पंजाब की बात करें तो आपको आर्मी की बात करनी पड़ेगी। चोलिस्तान का जो उनका प्रोजेक्ट है, ग्रीन पाकिस्तान का जो सपना है, वो इस ट्रीटी के अबेंस में जाने से जो है वो एक तरह से अभी आप काइनेटिक एक्शन की बात कर रहे थे, सर से भी नीचे बात हो। सर मैं एक मिनट, सर एक टिप करूं, एक छोटा बीच में। देखिए, आप कह रहे थे ना कि इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जब भी ऐसे इंसिडेंट हुए, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप गई है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आपको एक हिस्टोरिक फैक्ट बताता हूं। जब इनकी फौज पिटी है ना, फौज पिटी है, तब इनके मिलिट्री लीडर्स गए। याया खां को हमने नहीं भगा, सही बात। जब फौज पिटी, जब बिल्कुल लगा देश को कि इसने मरवा दिए, तो पीपल्स मूवमेंट अंदर से एक याया खां को छोड़ना पड़ा। अयूब खां को जब लाख एक आपने प्रिजनर्स ले लिए और जगह जगह हर फ्रंट पे उसको पीटा, बांग्लादेश आजाद हो गया। साहब, अयूब खां को भी छोड़ के भागना पड़ा ओब्लिवियन में। आपने 1971 के बाद कभी उसका नाम नहीं सुना होगा। याया खां का 65 के बाद कभी नाम नहीं सुना होगा। तो जब भी आपने फौज को, जब हम क्यों बार बार कहते हैं कि भाई फौज पे एक्शन लो, भाई बिकॉज इसके पीछे पूरी फौज और ISI है। लेकिन जब फौज बच गई और उनको अपना मुखड़ा दिखाना था, तो जैसे कारगिल में कहीं नहीं आया वो, तो उसने सर वहां भी तो वो बड़ी बेशर्मी से मना कर देता है चीजों को स्वीकार करने से। मैं उस पर एक सेकंड में आया सर, लेकिन आज ये कुछ दिन बाद आए और अच्छे मौके पर आए हैं। एक मैं इनसे पॉलिटिकल सवाल पूछ लेता हूं। सर, ये कल जो जातिगत जनगणना होगी, मोदी सरकार ने ऐलान किया, चर्चा ये चल रही है, या उनके कुछ विरोधियों का कहना यह है कि भाई या तो मोदी सरकार टाइम चाहती है पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेना, उसकी तैयारी में समय लगेगा, और तब तक ये फ्रेंजी देश के अंदर नहीं रह सकती, तो उसके लिए थोड़ा सा कोई किसी एक बड़ी चीज से थोड़ा सा टेंशन डाइवर्ट हो, ताकि जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं वो शांति से कर सकें, कोई दबाव ना बना सके, कोई दबाव ना बने, इसलिए ये घोषणा कल की गई। या दूसरा ये है कि आप
उस स्तर का जैसा हम इमेजिन करते हैं या चाहते हैं कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा पर हो, शायद वो हम नहीं करना चाहते या सरकार नहीं करना चाहती। दोनों में से किसी चीज में आपको सच्चाई लगती है? आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूं कि उस स्तर की नहीं करना चाहती सरकार, शायद जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दोनों बयान देखिए, वो इसको कंट्राडिक्ट करते हैं कि दुनिया के किसी कोने से खोजकर ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये आम आदमी की डिमांड नहीं थी, मतलब, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, और प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट मतलब देश का स्टेटमेंट। तो सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती। सरकार उससे पीछे हटेगी तो सरकार जाएगी, फिर जो है क्रेडिबिलिटी नहीं बचती सरकार की। तो अब विकल्प नहीं है सरकार के पास कि हम कोई छोटा सा एक्शन कर दें। ओके, उसको बड़ा एक्शन करना ही है। अब वो डिपेंड करेगा आर्मी, मतलब हमारी फौजें क्या सजेस्ट करती है। बड़े एक्शन की कोई डेफिनेशन है? बड़े एक्शन की कोई बड़े एक्शन की डेफिनेशन तो सर लोग बता चुके हैं भाई। काइनेटिक एक्शन पाकिस्तान की मिलिट्री पर, उससे कम का कोई एक्शन जो है उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। वो एक दिन की खबर बन जाएगी, 2 दिन की खबर बन जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये जो कास्ट सेंसस की बात है, मुझे लगता है बड़े एक्शन से पहले, बड़े एक्शन के बाद जो है एक यूफोरिया होगा नेशनलिज्म का। आप 2019 याद कीजिए बालाकोट, अगर उससे बड़ा होता है तो विपक्ष के पास, हम डेमोक्रेसी में हैं, अपोजिशन ऐसा तो है नहीं घर बैठ जाएगा सरकार की जय जयकार करने लगेगा, तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए। विपक्ष के पास इस समय सबसे बड़ा हथियार यही है कि कास्ट सेंसस कराओ, और कोई इशू बड़ा इशू उनके पास है ही नहीं। तो उस इशू से वो नेशनलिज्म का जो यूफोरिया बनेगा अगर एक्शन होता है, तो उसकी कार्ड के लिए अपोजिशन इस कार्ड को खेलता, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, प्रीएम्प्ट कर दिया। ओके, कि आप कहें, आप डिमांड करें, उससे पहले हमने कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब आते हैं उस कार्रवाई पर, वो क्या हो सकती है? मार्शल साहब से मैं पूछना चाहूंगा सर, पाकिस्तान ने कभी अपने ऊपर हुआ एक्शन कबूल नहीं किया। कारगिल उसने नहीं माना कि हमारे लोग थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, उसने कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हमारे 4 कौवे मर गए। हमने एयर स्ट्राइक की, उसने कहा मेरे 4 पेड़ गिर गए। भारत ने कभी कुछ हासिल नहीं किया। हमने F-16 गिराया, जिसका प्रमाण आपने दिया था पूरी दुनिया को, उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। इसलिए लोगों में ये बात है कि इस बार आप जो कार्रवाई करें वो विजिबल हो, वो उसके पास डिनाइबिलिटी ना रहे। इस बार डिनाइबिलिटी नहीं रहेगी, दैट आई कैन अश्योर यू, बिकॉज जो कैपेबिलिटीज हमारे पास पहले थी। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि ये बार बार क्यों कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसको लगता है कि जो हमारी कैपेबिलिटीज है एज ए नेशन, हमने पाकिस्तान को डिटर नहीं किया है। अगर डिटर किया होता है और पाकिस्तान को लगता है कि उनका कोई भी एक्शन एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट में रिजल्ट करेगा, तो वो एक्शन नहीं करते ये, लेकिन उन्होंने फिर किया, 5 साल 6 साल के बाद ये किया। तो इसलिए इस देश को एक रेंज ऑफ ऑप्शंस करने होंगे। सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक से काम नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ स्ट्राइक करेंगे, वो रिटेलिएट करेगा, फिर हम रिटेलिएट करेंगे, तो जो वो एस्केलेशन लैडर जिसको हम बोलते हैं, उस एस्केलेशन लैडर को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसमें किस लिमिट तक हमें एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल है, वो सब इश्यूज आ जाते हैं। तो काइनेटिक जो मेरे हिसाब से है, वो एक मल्टी डोमेन इफेक्ट इस बार होना चाहिए। जिसका हिस्सा क्या क्या होगा? मल्टी डोमेन का मतलब है, जैसे अगर आप देखें मल्टी डोमेन आज की तारीख में देखें तो 5 डोमेन्स बोलते हैं। ओके, पहली डोमेन है लैंड, जो आर्मी देखती है। दूसरी है सी, जो नेवी देखती है। तीसरी है एयर, जो एयरफोर्स देखती है। चौथी है साइबर, और 5वीं है स्पेस। तो ये 5 डोमेन है। इन 5 डोमेन में हमने एक सिंगल डोमेन उरी में किया, लैंड। हमने सिंगल डोमेन बालाकोट में किया, एयर। इस बार क्या चल रहा है साइबर में, क्या चल रहा है स्पेस में, वो हमको पता नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल ही रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, वो विजिबल है आपके मीडिया में, आपके। सर, स्पेस जब कहते हैं तो क्या मतलब?
स्पेस का मतलब कि हम हमारे पास स्पेस की कैपेबिलिटी क्या है, पहले से बेहतर है। जैसे हम बोल रहे थे प्रूफ, उस टाइम क्या हुआ था, बालाकोट के टाइम उस टाइम क्लाउडिंग थी, जो पहली सैटेलाइट पिक्चर्स आई थी वो क्लियर नहीं थी। अच्छा, तो फिर हमको और सैटेलाइट पिक्चर लेनी पड़ी, और तो उसमें टाइम लगता है। तो जो कैपेबिलिटी हमारे पास बालाकोट के टाइम थी उससे कहीं ज्यादा कैपेबिलिटीज है। आपने पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि रफाल आ गया है, रफाल के साथ स्कैल्प है, मिटियोर है। तो ये जो कैपेबिलिटीज हैं, अब हमारे पास जो नेवी कैपेबिलिटी है, जो आर्मी कैपेबिलिटी है और एयरफोर्स कैपेबिलिटी है, जो साइबर कैपेबिलिटी है और स्पेस कैपेबिलिटी है, इन पांचों डोमेन में हमारी कैपेबिलिटीज काफी प्रोग्रेस करी है। और इन प्रोग्रेस कैपेबिलिटीज के साथ हम एक, जैसे हमने डिप्लोमेटिक एक्शन ले लिया, इकोनॉमिक एक्शन ले रहे हैं साथ साथ में, और उसके साथ जब आप ये मल्टी डोमेन एक्शन ले लेंगे तो मेरी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मल्टी डायमेंशनल, जिसमें सारी डायमेंशंस हैं, मल्टी डोमेन जो एक मिलिट्री की एक्शन रहेंगे, और मल्टीलैटरल मतलब जितने देश हमारे दोस्त हैं उन सबको साथ लेके किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, और जब वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी तब इस देश की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर कट डायरेक्शन देगी। पॉलिटिकल लीडरशिप ये हमें करना है और वो मिलिट्री लीडरशिप उसको अचीव करेगी। तो ये जब हमें इसको पूरे रिस्पॉन्स को एक सिंगल डोमेन में नहीं देखना चाहिए और एक सिंगल एक्शन में नहीं देखना। ठीक बात है सर। थोड़ा अब चूंकि वो पहलू ऐसा है कि हम उस पर जितनी बात करें कम है, जो 2019 की एयर स्ट्राइक्स वाला मामला था, पाकिस्तान आज तक अभिनंदन के पोस्टर छाप रहा है, टी इज फैंटास्टिक। तो वो इसीलिए क्योंकि दुनिया के सामने ये क्लेम करता है कि उसका कोई जहाज नहीं गिरा, भारत ने शुरू किया, भारत ने अपना पायलट भी खोया, अपना जहाज भी खोया, और फिर हमने उसके पायलट को जाने भी दिया। जो सच्चाई है वो क्या है कि हमने उसका जहाज गिराया था, क्योंकि वो उसने कभी स्वीकार नहीं किया। देखिए, कोई भी कंट्री स्वीकार नहीं करेगा कि उसका एयरक्राफ्ट मार गिराया गया, स्पेशली F-16 एक MiG-21 ने मार गिराया। वो उनको एक्सेप्ट करना या किसी और कंट्री जिसने जहाज बनाया उसको भी एक्सेप्ट करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। लेकिन जो प्रूफ हमने दिखाए, पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि F-16 था ही नहीं। 27 फरवरी को जब उन्होंने अपना ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, उन्होंने बोला F-16 था ही नहीं। फिर हमने उनको एमराम दिखाया, एमराम मिसाइल जो मिसाइल होती है, जो F-16 कैरी करता है, वो उन्होंने कम से कम 2-3 से ज्यादा फायर करे थे। उसके कुछ टुकड़े हमारे रजौरी के पास गिरे। सर सॉरी, अगर मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए एक वो दे सकूं बैकग्राउंड, हमने एयर स्ट्राइक किया था, अगले दिन वो लोग आए थे जी, ठीक, वो जिसको आपने बताया कि उन्होंने अपना ऑपरेशन रिटेलिएशन किया। रिटेलिएशन इसको वो बोलते हैं, दूसरा नाम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। तो वो कितने जहाज थे, और हमने जब उसका जवाब दिया गया था तो हमारे कितने जहाज थे? उनके करीब 35 से 40 जहाज कुछ थे। अच्छा। और हमारी तरफ से जो एयर डिफेंस का रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट था। हमारी तरफ से जहाज काफी सारे एयरबॉर्न थे, कौन कौन से कितने थे वो अभी तक डिक्लासिफाई नहीं हुआ है। तो जहाज थे, और इसमें क्या होता है, एयर कॉम्बैट जो बोलते हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब बहुत डायनेमिक सिचुएशन होती है हवा में, कुछ सेकंड्स में होती है ये। उस में अगर वो पायलट को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने अपनी मिसाइल फायर कर दी तो वो शूट कर सकता है। तो उसी तरह से ये हुआ था कि भाई अभिनंदन को वो अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई एक F-16 सामने है, उसने अपनी मिसाइल शूट की, ठीक है। अब उस हीट ऑफ कॉम्बैट में वो ये देख नहीं पाया कि वो F-16 गिरा या नहीं। अच्छा। लेकिन जो हमारी आर्मी थी और जो इंडिपेंडेंट लोग भी थे, जो उनका हमने आरटी सुना, वो ये कह रहा था कि 2 पायलट हैं, तो अभिनंदन एक ही पायलट था। उसी तरह पाकिस्तान ने बोला हमने एक MiG-21 और एक Su-30 को मार गिराया। लेकिन
बाद में उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ एक MiG-21 क्योंकि DGISPR ने भी बोला था पहले कि 2 आदमी पकड़े गए। तो अब जब उनका जहाज, वो तो अपना जहाज का जहाज चेंज कर देते हैं। अगर कोई क्रैश होता है तो वो जहाज का जहाज चेंज करते हैं। 71 ऑपरेशंस में हुआ है, उसके बाद भी ये हुआ है कि उनका कोई एयरक्राफ्ट मार गिराया गया और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो नहीं था, वो था। अच्छा। तो ये तो पाकिस्तान की फितरत है कि भाई वो किसी भी चीज को डिनाई कर देते। हाँ, डिनाई करेगा। दूसरी बात, बहुत सारे मीडिया में आया था कि यूएस की एक टीम आई थी पाकिस्तान में और उन्होंने देखा कि भाई जहाज कोई मिसिंग नहीं है। हमारे जहाज पूरे हैं। हाँ, लेकिन बाद में जब पेंटागन ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि भाई ऐसा हुआ था। तो जगह, अगर हम जितने भी एविडेंसेस जो अवेलेबल हैं वो देखेंगे, जो हमारे पास रेडार पिक्चर्स थे, जो हमारे पास जो अभिनंदन का स्टेटमेंट था, तो ये सब एक ही चीज को पॉइंट आउट करता है। और जो आरटी उस टाइम हो रहा था वहां पर, आरटी मतलब सर जो रेडियो ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन बोलते हैं जिसको, जो ग्राउंड से उनकी आर्मी वाले अपनी एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कर रहे थे, वो सब भी देखते हुए ये क्लियर था कि भाई एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। अच्छा। और सिर्फ हमारा एयरक्राफ्ट तो एक क्रैश हुआ था, मतलब जो अभिनंदन का एयरक्राफ्ट था, तो दूसरा जहाज कौन सा था? ओके। वो पाकिस्तान ने कभी आज तक एडमिट नहीं किया। और वो जो मिसाइल का टुकड़ा आपने दिखाया था उस वक्त एज प्रूफ, तो वो वो किसी को हिट किया था, किसी जहाज को हमारे, या वो जमीन पे गिरा नहीं, वो जमीन पे गिरा था। एक भी ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो ट्रेनिंग है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग, उसका ये प्रूफ है कि भाई हमने कितना कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग किया है कि उन्होंने इतनी सारी मिसाइल फायर की हमारे एयरक्राफ्ट पे, लेकिन उनकी एक भी मिसाइल हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं लगी। जैसे कितनी मिसाइल फायर की होगी सर उन्होंने? मैंने आपको बोला जैसे 3 या 4 से ज्यादा ही फायर की थी। अच्छा। जो हमारे पास इनपुट है। अब वो कितनी थी एग्जैक्ट नंबर तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर हमने इवेड की इतनी सारी मिसाइल, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है। और उसके पीसेस जब हमने जमीन से उठाए हैं, तब बाद में यूएस ने पाकिस्तान को बोला कि भाई आपने F-16 और ये मिसाइल आपने यूज कैसे की जब हमारी परमिशन के बिना। और इस बार मेरा ये मानना है कि जो मैं मल्टीलैटरल और मल्टी डायमेंशनल एक्शंस की बात करता हूं, उसमें यह है कि भाई आज हमको यूएस पे प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई आपने F-16 दिए थे पाकिस्तान को 75, उनके पास 74 के आसपास F-16 है। आपने पाकिस्तान को F-16 किस लिए दिए थे? टेररिज्म को लड़ने के लिए। आज आप इंडिया को अपना एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं और उसके साथ आप क्वाड में हैं और बाकी इतने रिलेशनशिप बनाए हैं, इतने बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, तो इसके साथ आप, और आपको ये प्रूफ हम दे रहे हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, तो टेररिज्म के अगेंस्ट, वो तो टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ ही नहीं रहे हैं, वो तो टेररिज्म के लिए लड़ रहे हैं। सीजन के लिए लड़ रहे हैं, सही बात है। तो अगर वो टेररिज्म के लिए लड़ रहे हैं तो भाई आप उनको अपने ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट और वेपन्स क्यों यूज करने दे रहे? और जो चाइना ने दे रखे हैं सर, वो उनको जहाज, चाइना के उनके पास हैं JF-17 और J-10CE, और ये करीब 125 J-17s हैं और 20 J-10 हैं। ये भी आए थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम J-17 थे, J-10 नहीं थे उनके पास। अच्छा। तो J-17 उस टाइम बिल्कुल भी पोटेंट नहीं थे, और बाकी जिस भी देश को इन्होंने J-17 दिए हैं, उन सबके J-17 ग्राउंडेड से ही हैं, ऑलमोस्ट खड़े हैं। हाँ, क्योंकि उसकी सर्विसेबिलिटी पुअर है, उसकी रिलायबिलिटी पुअर है, उसके इंजन्स में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लगता कि J-17 पाकिस्तान का जो बैकबोन है एयरफोर्स की, पाकिस्तान मिलिट्री, अगर आप उनकी रेड लाइन्स देखें, जो वो न्यूक्लियर के लिए रेड लाइन बोलते हैं, उसमें एक रेड लाइन है मिलिट्री इनकैपेसिटेशन। यस। वो मिलिट्री इनकैपेसिटेशन में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है अगर PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़ा झटका लगेगा या उनको मेजर लॉसेस होंगे, तो वो उनके लिए रेड लाइन, मतलब उनकी काफी फ्लीट डैमेज हो जाएगा। करेक्ट। तो वो न्यूक्लियर बटन दबाएगा। करेक्ट, वो उनका कहना है, उनकी रेड लाइन है। वैसे ये उनका मतलब स्टेटेड रेड लाइन है। तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर इतना रिलाई करते हैं। उस एयरफोर्स की बैकबोन है F-16। पाकिस्तान मानता है F-16 उसकी बैक।
और आज जो यूएस ने $400 मिलियन का पैकेज दिया है मेंटेन करने के लिए F-16 को, अगर वो फ्रीज हो जाता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो सर अमेरिका आज भी डबल गेम खेल रहा है, ट्रंप साहब भी। देखिए अमेरिका कुछ चीज़ें तो ट्रंप साहब के आने से पहले कुछ डिसीजन हो चुके हैं, प्रेसिडेंशियल एग्रीमेंट्स हैं, कांग्रेस अप्रूव्ड हैं, तो उनमें मैं नहीं समझता कि अमेरिका की पॉलिसीज ऐसी हैं। अगर आप देखो एक बार जो एग्रीमेंट होगी और उस पर अगर आपने कार्रवाई स्टार्ट कर दी तो फिर शायद ट्रंप साहब जो है उससे विड्रॉ नहीं कर रहे। नहीं सर, देखिए मैं लेमैन आदमी की तरह बात करता हूं, आप सब लर्नेड आदमी है इस फील्ड के। मैं लेकिन अगर आपका दोस्त है और आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं, अगर वो सही में हमारा दोस्त है तो वो पाकिस्तान पर दबाव डाले कि आप भाई मेरा हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते इनके खिलाफ। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए, आपका एक रिलायबल स्ट्रॉन्ग फ्रेंड था जिसको अमेरिका के चक्कर में आपने 50% का कर दिया ऑलरेडी, और दूसरा आपने बोला हम तो न्यूट्रल हैं यूक्रेन और रशिया में। तो आपने रशिया जो था, रशिया आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड था, एक स्ट्रॉन्ग एलाई था, ओपनली आपकी सपोर्ट करता था। और जब कारगिल में उसने जो क्रिटिसिज्म किया है साहब, कारगिल में मैं वहाँ मॉस्को में पोस्टेड था, मैंने खुद देखा, मतलब उनके जो इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के चीफ थे, उन्होंने पूरी वर्ल्ड की मीडिया को बोला ये बार्बरिक है, ये ऐसी चीजें 14वीं-13वीं शताब्दी में होती थी, जो जब सौरभ के जो इशू था। हाँ, तो मतलब एक दोस्त था। अमेरिका टाइम बाउंड, अमेरिका कोई लड़ाई में नहीं। आपने जो अमेरिका से हथियार ले रखे हैं, आप उनके एमिनिशन और स्पेस ले लें अभी, क्योंकि अमेरिका कोई लॉन्ग टर्म किसी की आई डोंट ट्रस्ट, मतलब मैं तो बाकी मुझे नहीं पता, पर अमेरिका इसमें किसी पे कोई, अमेरिका चाहेगा ये भी लड़ाई ना हो किसी तरह, ये बात दबी रहे, ये बात बुझी रहे। अमेरिका नहीं चाहेगा ये लड़ाई बढ़े, अमेरिका नहीं चाहेगा इस टाइम पे, बस एंगेज रहे ये दोनों, लेकिन वो हमारे हक में नहीं है ना। तो ऐसा वो अपना कोई लीवरेज इस्तेमाल नहीं करेगा पाकिस्तान। कौन सा लीवरेज इस्तेमाल करेगा आज अमेरिका अपने आप, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, चौधरी है वो, चौधरी ऐसे। अब देखो ना, अब तो दुनिया ने देख लिया कि उसने तो कहा था मैं आते ही अपना हमास और इसकी लड़ाई बंद करवा दूंगा, उसने कहा था यूक्रेन और रशिया 1 महीने के अंदर बंद कर दूंगा। ऐसे थोड़ी चौधरी, आज के दिन कोई दुनिया में ऑर्डर नहीं है। जिस दिन आपने यूएन खत्म कर दिया, जिस दिन वर्ल्ड से बैलेंस ऑफ पावर, जब आपने बैलेंस ऑफ पावर खत्म कर दिया ना और यूएन को डिफेंड कर दिया, इंडिविजुअल कंट्री कोई किसी को बहुत दिन प्रेशराइज नहीं कर सकती। तो हमारे ऊपर क्या किसी का कोई प्रेशर काम कर सकता है भारत पर? नहीं, पूछ रहा हूं मैं, हम लोग पहली बात तो जो जनरल साहब ने कही मैं बिल्कुल सही मानता हूं उसको। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है अपने अलावा। अमेरिका ये देखेगा कि इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमको फायदा हो रहा है क्या, तब अमेरिका जो है इन्वॉल्व हो सकता है उस चीज में जिसमें उसको अपना फायदा दिख रहा हो, पहली बात। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि रशिया से अच्छा दोस्त हमारा कोई नहीं। मैंने ये सवाल क्यों किया, मैं उसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर दूं कि क्योंकि अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत से और पाकिस्तान दोनों से टेलीफोन पर बात की है, और सीधी अपील इस बार नाम लेके प्रेसिडेंट ट्रंप से पाकिस्तान ने की है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि आप इंटरवीन कीजिए। अब ट्रंप जो भी करें, लेकिन इस कॉल का जवाब तो देना पड़ेगा ना उनको। ये इस तरह की कॉल तो आपको याद होगा क्लिंटन से भी हुई थी कारगिल के समय। अटल बिहारी वाजपेयी ने सब बात मानी थी क्या? सिर्फ एक कि हमारी एयरफोर्स जो है सी क्रॉस नहीं करेगी, इतना ही तो था। इसके अलावा तो भारत ने जो है ये इस पर तो तैयार नहीं हुआ कि अमेरिका आए और जो है मध्यस्थता करे। जो पाकिस्तान चाहता था, नवाज शरीफ चाहते थे, मना कर दिया वाजपेयी ने जाने से अमेरिका। तो भारत के सामने सवाल ये है, देखिए अमेरिका देख क्या रहा है, अमेरिका देख उसका उद्देश्य अभी जो दिखाई दे रहा है कि चीन की पावर को कम करना, सीमित करना। लेकिन वहां उनके यहां ये डर भी है कि अगर भारत की बहुत ज्यादा मदद की तो भारत हम चैलेंजर बन सकता है, एक दिन चीन की जगह ले सकता है। अभी तुरंत ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ये बहुत लंबी दूर की बात है, लेकिन उनको याद आ रहा है कि चीन को ऐसे ही बढ़ाया था हमने और आज हमको चीन से मुकाबला करना पड़ रहा है। तो भारत की ताकत और खासतौर से जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है जी, उसमें अब वो बिल्कुल सही बात है कि चौधराहट जो है वो नहीं रह गई है अमेरिका की, कि अमेरिका कहेगा कि ये करना है तो वो करेगा। दूसरा, भारत कभी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता था हथियारों के लिए। 71 का हमारा जितना कड़वा अनुभव है
उसको देखते हुए इसीलिए हमको लगता है F-16 वगैरह खरीदने में इंडिया की कोई रुचि नहीं है। हमने फ्रांस को चुना। फ्रांस हमको ज्यादा रिलायबल लगता है कि हमको जब जरूरत पड़ेगी तो स्पेयर पार्ट्स वो देंगे। रूस इस हालत में नहीं है, यूक्रेन वॉर के कारण रूस इस हालत में नहीं है कि हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सके, स्पेयर पार्ट्स की बात हो या एमिनिशंस की बात हो। तो इसलिए जो है हमको अपने बारे में सोचकर करना होगा। तो हमारे सामने काइनेटिक एक्शन के अलावा जो जनरल साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है कि वो एक हिस्सा होगा। अब एक हमारे सामने एक ऑप्शन हो सकता है, पता नहीं सरकार इस्तेमाल करेगी कि नहीं, कि बलूचिस्तान की जो स्थिति है उसको और एग्रीवेट। सब एक लाइन में से समय क्योंकि चला गया। भारत पर इस वक्त दुनिया का कोई दबाव काम नहीं करेगा। हम जो करना चाहेंगे, जितना करना चाहेंगे, अगर हम करना चाहेंगे, वही बात, जितना हम नहीं करना चाहेंगे तो दबाव मान लेंगे, और करना चाहेंगे तो कोई दबाव नहीं काम। अब इससे ज्यादा तो खैर क्या हम टीवी की चर्चा में और आगे बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक बात सही है। मैं तो पिछले 8 दिनों से सर आप जैसे मेहमानों से, एक्सपर्ट से रोज बात कर रहा हूं, और हर किसी का एक बात पर, वो सबकी राय एक है, और पूरे देश को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान पर कार्रवाई तो होगी। इस पर भरोसा रखिए, आप आश्वस्त रहिए। इसमें समय कुछ लग सकता है, वो कितना समय लगेगा ये ना हम जानते हैं, और जो जानने वाले हैं वो जब कार्रवाई करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा ए मठल साहब का, स्टूडियो मैन सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे जाले हमारे भी दूर हुए, दुविधाएं दूर हुई हमारी भी। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका।